Good morning all of you. This is Aruna Bhardotia, your biology teacher. आज हम पढ़ेंगे स्वपरागण और परपरागण में अंतर। हम स्वपरागण की प्रक्रिया, परपरागण की प्रक्रिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी और ये टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा तो आप इसमें अंतर अपने आप ही कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। स्वपरागण के हमने प्रकार भी पढ़ लिए थे, परपरागण के हमने प्रकार पढ़ लिए थे कि किस तरह से वो होता है। तो आज हम इसमें अंतर देखेंगे। पहले हम देखते हैं स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण का मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि अगर किसी पौधे में या उसके पुष्प में नर एवं मादा जन्नांग एक ही में होते हैं तो क्या होगा, उस पुष्प के जो परागकण है वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। इसके विपरीत परपरागण में क्या होता है? एक ही जाति के पौधों में होगा, पर क्या होगा, पौधे अलग अलग होते हैं, है ना। अगर एक पौधे के परागकण या एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंचते हैं या दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परपरागण। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो स्वपरागण होता है अगर एक ही पौधे में हो रहा है, एक ही पुष्प के अंदर हो रहा है, एक ही जगह अगर हो रहा है तो उसमें फिर माध्यम नहीं चाहिए होते, क्योंकि उसमें वो क्या होता है, परागकण अपने आप ही वहां पर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जर्मिनेट होकर पहुंच जाएंगे या अंकुरित होकर पहुंच जाएंगे। परंतु अगर हम परपरागण की बात करते हैं तो उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के परपरागण कभी हो ही नहीं सकता है। तो उसमें माध्यम का कार्य कौन करता है? हमने पढ़ा है कि माध्यम का कार्य परपरागण की प्रक्रिया में कीटों द्वारा होता है। कीटों के साथ साथ उसमें जो घोंघे होते हैं वो भी परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। चिड़िया या फिर कोई पक्षी जो होता है उसके द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। पक्षियों के साथ साथ चमगादड़ भी इसमें परागण की क्रिया करते हैं। या फिर जल या वायु द्वारा जब परागण की क्रिया होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परपरागण बोलते हैं। अर्थात स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, पर परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर स्वपरागण को हम देखें तो स्वपरागण किन में होता है? स्वपरागण द्विलिंगी पौधों में होता है। द्विलिंगी पौधे क्या होते हैं? द्विलिंगी पौधे का मतलब ये होता है ऐसे पौधे जिनमें नर एवं मादा जन्नांग एक ही पौधे में उपस्थित होते हैं या एक ही पुष्प के अंदर अगर उपस्थित होते हैं तो ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? द्विलिंगी। तो स्वपरागण की जो प्रक्रिया होती है वो किन में होती है? द्विलिंगी पौधों में होती है। और परपरागण की अगर हम प्रक्रिया देखें तो वो किन में होती है? ऐसी प्रोसेस होती है एक लिंगी पौधों में। एक लिंगी मतलब कि एक पौधे के अंदर एक ही लिंग उपस्थित हो, जैसे नर एवं मादा। तो ये क्या हो गए? अलग अलग पौधे हो गए। तो इनमें जो होता है परपरागण होता है, क्योंकि नर जो होते हैं उनके पोलन ग्रेन्स या उनके परागकण निकलकर कहाँ आते हैं? मादा पुष्प तक आते हैं। तो इसलिए ऐसी प्रजातियां जो होती है या फूलों की या फिर पौधों की ऐसी प्रजातियां सेपरेट होती है या फिर एक लिंगी होती है। फिर आता है इसमें पुष्प को आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी भी पौधे में अगर स्वपरागण हो रहा है तो स्वपरागण तो होना ही है। अगर उसी में मेल और फीमेल जन्नांग अगर उपस्थित है तो वो वहीं के वहीं वो कार्य संपन्न हो जाता है। पर अगर किसी पौधे में अगर परपरागण की प्रक्रिया हो रही है तो फिर क्या होगा? परपरागण के लिए परागकणों का अपनी जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए एक तो माध्यम चाहिए। अब यहाँ पर माध्यम का काम कौन करता है? यहाँ पर माध्यम का काम करते हैं कीट, है ना। कीट के अलावा चिड़िया या फिर कोई पक्षी या फिर कोई जानवर या किसी एनिमल्स के थ्रू अगर क्या होता है? परागण होता है। तो फिर वो परागण की क्रिया होगी कैसे? उसके लिए क्या होता है? पुष्प को सेंटेड होना चाहिए। उसमें आकर्षण का गुण क्या होता है? उसका आकर्षण का गुण यही होता है कि जो पुष्प होते हैं एक तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, कलर वाले होते हैं, रंगीन होते हैं, ताकि रंग उनको क्या कर सके? आकर्षित कर सके कीटों को। या फिर उनमें अच्छी खुशबू होती है तो खुशबू के कारण वो क्या करते हैं? उनको अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। सेंटेड तो वो है ही, उसके साथ साथ वो चमकीले होते हैं। उनकी चमक जो होती है वो भी इंसेक्ट कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। या फिर उनमें क्या होना चाहिए? जूस होना चाहिए। आपने देखा होगा हनी भी क्या करती है या फिर मधुमक्खियां क्या करती है? जूस लेने के लिए ही फूलों पर बैठती है, या भंवरे जो होते हैं वो भी जाते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो इसी कारण से ही अट्रैक्ट होते हैं कि उनमें जूस वगैरह रहते हैं। तो उन जूसों को वो लेने के लिए
या जूसेस को वो लेने के लिए, उनके नेक्टर को लेने के लिए वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो उनका आकर्षण का केंद्र क्या होता है? पुष्प होता है। और पुष्प में ये सारे गुण नहीं होंगे तो वो आकर्षित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से वो स्वपरागण और परपरागण को विभाजित कर सकते हैं। स्वपरागण और परपरागण की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। अब पहले हम इसके स्वपरागण के गुण देख लेते हैं। अगर किसी भी पौधे में स्वपरागण होता है तो वो एक ही पौधे के अंदर होता है। अगर वो एक ही पौधे के अंदर हुआ तो क्या होगा? एक ही पौधे के अंदर होने के कारण उसे दूसरी प्रजाति, दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ये होता है कि इनमें परागण की प्रक्रिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलेन्स जो होते हैं या परागकण एक से दूसरी जगह संवहनित नहीं होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि उनमें स्वपरागण होना के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ऐसे पौधे जो होते हैं उनमें माध्यम नहीं चाहिए होता है, माध्यम की रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए होती है जिनमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। पुष्प जो होते हैं वो आकर्षक होने की आवश्यकता नहीं होती है। पर अगर इसमें देखें तो इसके कुछ अवगुण भी होते हैं, कुछ हानियां भी होती है। इसकी हानियां क्या होती है? इसकी हानियां ये होती है कि अगर किसी पौधे में स्वपरागण होता है तो पहला तो ये कि स्वपरागण की प्रक्रिया में ऐसी जो जातियां होती हैं वो क्या होती जाती है, समय के अनुसार अगर आगे देखें तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है। किसी प्रकार के नए लक्षण नहीं आते हैं, क्योंकि अगर दूसरी प्रजाति से या दूसरे उसी पुष्प, अगर उसी पौधे का दूसरे पौधे से अगर क्रॉस कराया जाता है या उनका संयुग्मन होता है तो उससे क्या होते हैं? नए गुण उत्पन्न होते हैं संतति में। तो इसलिए स्वपरागण की प्रक्रिया में नए गुण उत्पन्न नहीं होते हैं। ये चीज होती जाती है। और समय के अनुसार क्या होते जाते हैं? ऐसे पौधों के गुण भी खत्म होते जाते हैं, है ना। इनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। तो अगर हम देखें तो स्वपरागण के बहुत सारे अपने आप में ही अवगुण हैं, है ना, बहुत सारी हानियां हैं। पहली हानि तो मैंने बता दी कि एक ही पौधे के अंदर अगर हो रहा है तो क्या होगा? इनकी एक तो देखा जाए तो इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती जाती है। पीढ़ियों के साथ ये खत्म होते जाते हैं, इनके गुण ज़्यादा चलते नहीं है। अगर रोगी पौधा है तो रोगी पौधा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से स्वपरागण की कुछ हानियां भी होती है। पर अगर परपरागण हम देखें तो परपरागण के लाभ क्या है? परपरागण के लाभ ये होते हैं कि इसमें जो प्रजातियां संतति उत्पन्न होती है वो संतति में गुण जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना, विकसित गुण होते हैं, नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। नए लक्षणों के साथ साथ हम नई वेराइटी भी बना सकते हैं। सो परपरागण में यही लाभ होते हैं कि इसके द्वारा क्या किया जा सकता है? नई वेराइटी या नई प्रजाति बनाई जा सकती है क्रॉस के द्वारा, है ना। पर इसमें भी बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, इसकी हानियां भी बहुत सारी, तीन तीन तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर परपरागण होता है तो परपरागण की हानियां क्या क्या होती है। परपरागण में पहली हानि तो यही होती है कि एक से दूसरी जगह तक अगर पॉलेन्स जाते हैं, मतलब कि एक से दूसरी जगह तक अगर परागकण जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के परपरागण संभव नहीं होता है। दूसरा ये कि परपरागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पॉलन ग्रेन्स की संख्या ज़्यादा चाहिए होती है अपेक्षाकृत स्वपरागण के। स्वपरागण में पॉलन ग्रेन्स कम भी होते हैं तो चल जाते हैं, क्योंकि उनको उसी पौधे में ही जाना होता है। पर परागण में जो परागकण होते हैं उनको दूसरी जगह तक जाना होता है तो ज़्यादा संख्या में चाहिए होते हैं। जैसे अगर कोई इंसेक्ट जो है वो नर पुष्प से मादा पुष्प तक अगर जाएगा परागण में तो क्या होगा? उसके ऊपर ज़्यादा मात्रा में अगर परागकण छिड़के तो उसके जाते जाते वो क्या होते जाएंगे? खिर जाएंगे, गिर जाएंगे, कहीं पर भी चले जाएंगे या उड़ जाएंगे। तो उसके कारण से क्या होता है कि मादा पुष्प तक वो जब पहुंचते तो पॉलेन्स की नंबर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो माध्यम चाहिए होता है, बिना माध्यम के संभव नहीं होता है। नई प्रजाति इनमें उत्पन्न होती है, पर इनमें पेरेंट्स के जो गुण होते हैं वो नई संतति में धीमे धीमे खत्म होते जाते हैं। तो इस तरह से परपरागण के भी बहुत सारी हानियां होती है। तो मैंने आज आपको इसके अंतर बता दिया है। ये अंतर इंपॉर्टेंट होता है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताती जा रही हूँ वो सिंगल सिंगल इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको लर्न होते जाए। तो आपको स्वपरागण और परपरागण मैंने बता दिया है। अब जो और इसमें इसके लाभ और हानियां क्या क्या है, अगर आपने इसका अंतर अगर अच्छे से देख लिया तो अंतर देखने के बाद ही ये आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज और है कि जो परपरागण की प्रक्रिया होती है इसमें द्विलिंगी पौधों की ही आवश्यकता होती है। एक लिंगी पौधों में ये संभव नहीं होता है ना। सॉरी, एक लिंगी पौधों में ही होती है, द्विलिंगी पौधे मतलब द्विलिंगी पौधों में संपन्न नहीं होती है। इनमें पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पुष्प का आकर्षक होना जरूरी। नॉर्मल पुष्प में ये नहीं होता
है क्योंकि अट्रैक्शन का केंद्र नहीं होता है। तो अगर इस पर परागण में अगर हम देखें तो पुष्प जो होते हैं उनका आकर्षित होना, चमकीला होना, सेंटेड होना बहुत जरूरी होता है ना। तो इस तरह से देखें तो इनमें ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती है और इनके लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं होती है या आवश्यक नहीं होती है। तो अगर आपने इनके अंतर को अच्छे से याद कर लिया तो आप इसके लाभ और हानियां भी लिख सकते हो। कभी अगर पूछते हैं 1 या 2 नंबर में तो ये आपको आना चाहिए। ये टॉपिक आपका एंड हो गया है।